मन चाहे। गरीबी बहुत बुरी होती है। किसी तरह से एक गरीब को रोज मर मर कर जीना पड़ता है। कोई अमीर व्यक्ति क्या जाने। रागनी भी अपनी गरीबी के कारण पूरी टूट चुकी थी। कुछ दिन पूर्व ही उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को निमोनिया हो गया था और दवा के अभाव में, या फिर यूं कहिए कि गलत इलाज और गलत दवाई के कारण वो मर गई। सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1 रुपए की पर्ची बनती है, पर इलाज सिर्फ पर्ची पर नहीं, डॉक्टर पर भी निर्भर करता है। रागनी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बच्ची को प्राइवेट डॉक्टर को दिखा पाती। जब सरकारी अस्पताल में बच्ची को दवा से कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा था, तब वही लाइन में खड़े एक मरीज ने उससे कहा कि इसे फौरन डॉक्टर रवि को दिखा दो, यहीं आके चौराहे पर उनका क्लिनिक है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, तेरी बेटी 100% ठीक हो जाएगी। पर जब उनकी फीस के बारे में सुना तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। बाप रे, सिर्फ एक बार दिखाने का वो 200 रुपए लेता है और दवा भी बाजार से खरीदनी पड़ती है जो काफी महंगी होती है, तो इतना पैसा कहां से आएगा। फिर उसने सोचा कि सरकारी डॉक्टर भी तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कितनी मुश्किल से किसी को एडमिशन डॉक्टरी की पढ़ाई में होता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई डॉक्टर बनता है। पर किसी मरीज को कोई डॉक्टर बढ़िया दवाई देता है तो कोई घटिया। ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उसने एक बार अखबार में पढ़ा था कि अगर पिछड़ी जाति का कोई गरीब स्टूडेंट हो तो एडमिशन टेस्ट में फेल होने पर भी उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाता है। इसी प्रकार बहुत कम नंबर होने पर भी उसे मेडिकल की डिग्री भी मिल जाती है और आरक्षण के तहत आगे चलकर सरकारी नौकरी भी। अचानक उसका कलेजा कांप गया। बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बच्ची का इलाज भी जौन डॉक्टर करत है वो डॉक्टर भी आरक्षण वाला हो, और यही कारण से जौन दवाई वो देत है तौन फायदा ही नहीं करत है। गुस्से से उसके खून में मानो उबाल आ गया। वो चिल्ला कर बोली, हे देश के कुर्सीला लूप नेताओं, आप कुछ भी करो पर डॉक्टरी पढ़ाई से मजाक बिल्कुल ना। फेल को कतई पास ना करो और सरकारी नौकरी में भी कम नंबर वालों को कतई नौकरी ना। आखिर किसी मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने की छूट भला कोई कैसे दे सकता है किसी को। पर यह बात तो सियासी है, वो कैसे इन बात को जानेगी कि कौन सा डॉक्टर आरक्षण वाला और कौन सा डॉक्टर पूरे नंबर वाला है। जब आरक्षण का लाभ पाने के लिए जाति का प्रमाण पत्र जरूरी होता है तो नौकरी मिलने के बाद ऐसे डॉक्टरों के नाम के आगे यह भी जरूर लिखना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर आरक्षित वर्ग वाला है और कौन सा डॉक्टर पूरे नंबर वाला। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो ये भी एक तरीके से आम जनता के साथ धोखा और गद्दारी ही है। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि रागनी खुद भी पिछड़ी जाति की थी जो अपनी ही जाति के डॉक्टर पर आज विष उगल रही थी। रागनी पैसों के अभाव में अपनी बच्ची का प्राइवेट इलाज नहीं करा सकी और आखिरकार उसकी बेटी मर गई। बच्ची की मौत से बुरी तरह टूट गई वो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहां जाए। उसका पति मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमा पाता था। उतने से घर का खर्चा तो चल जाता था, लेकिन दवा दारू के पैसे नहीं बचते थे। रागनी के माँ बाप भी बहुत गरीब थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि रागनी को ज्यादा पढ़ा लिखा सके। बड़ी मुश्किलों से उसने कक्षा 8 तक पढ़ाई की थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी। गांव का ही एक लड़का भोला उससे प्यार करता था। वो उससे शादी भी करना चाहता था। रागनी के माँ बाप ने सोचा भोला से उसकी शादी कर देने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि वो चाहते थे कि रागनी की शादी किसी अच्छे घर में हो, मतलब किसी खाते पीते घर में हो, लेकिन उनके पास दहेज में देने को फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसलिए भोला से रागनी की शादी करने के अतिरिक्त उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। कानूनन 18 साल की होने पर उसकी शादी हो सकती थी, लेकिन जिस दिन रागनी 18 की हुई उसी दिन का मुहूर्त निकलवा कर उसके हाथ पीले कर दिए गए। भोला दिल का बहुत अच्छा था। मेहनत मजदूरी कर वो रागनी की भरसक सभी जरूरतें पूरी करता, पर बचा कुछ न पाता। 9 महीने बहुत अच्छे से बीते, फिर सुलेखा का जन्म हुआ। घर का खर्चा बढ़ गया। गांव में जमीन खेत कुछ भी न था उसके पास।
रहने के लिए गांव के मुखिया ने एक झुग्गी उसे दे दी थी, जिसके एवज में उनका और उनके घर का थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। वो जैसे जैसे सुलेखा बड़ी होती गई, घर का खर्चा भी बढ़ता गया। इसी बीच गांव में सूखा पड़ गया, मेहनत मजदूरी का काम भी मिलना बंद हो गया। अब क्या करे वो? उसके पास दो ही रास्ते थे। एक ये कि मुखिया से कुछ पैसे उधार लेकर घर का खर्चा चलाता, और दूसरा ये कि शहर जाकर कोई मेहनत मजदूरी का काम करता। पहली स्थिति बहुत खतरनाक थी, क्योंकि अगर वो कर्ज ले भी लेता तो उसको चुकाने की ताकत उसमें नहीं थी। इस स्थिति में उसे और शायद उसकी बीवी को भी मुखिया के यहां बंधुआ मजदूर बनकर अपनी शेष जिंदगी गुजारनी पड़ती। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना और शहर आ गया। शहर में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बन रही थी, वहां उसे मजदूरी का काम मिल गया। मजदूरी के रहने की वहीं पर पूरी बंदोबस्त थी और पूरी व्यवस्था थी। एक सप्ताह के बाद जब उसे मजदूरी के पैसे मिले तो उसने रागनी को भी बुला लिया। अब उनकी जिंदगी अपेक्षाकृत मजे से कटने लगी। 1 साल तक तो सब ठीक रहा, फिर अचानक एक हादसे ने उनकी सारी खुशियां छीन ली। मजदूरी के दौरान भोला उस बड़ी बिल्डिंग की 4थी मंजिल से अचानक जमीन पर गिर पड़ा, और जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता उसके पहले ही उसकी मौत हो गई। अब क्या करती रागनी? कहने को तो बहुत से नियम कानून है ऐसी स्थिति में गरीब की मदद करने के लिए, पर रागनी को कोई मदद नहीं मिली। उल्टा उसे खाने के लिए भी लाले पड़ गए। फिर उसकी बेटी सुलेखा भी 2 वर्ष की ही तो थी, उसके लिए वो दूध और रोटी कहां से लाती? लिहाजा वो भी उसी इमारत में मजदूरी करने लगी, क्योंकि इस दयनीय स्थिति में भी मदद करना तो दूर, उल्टा रहने को जो खाली खोली दी थी ठेकेदार ने, उसे भी खाली करने का हुक्म दे दिया। आगे बड़ी मुश्किलों से कोई 3 महीने उसने काटे कि एक दिन सुलेखा की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो सरकारी अस्पताल गई, लेकिन अपनी बच्ची को बचा न सकी। अब रागनी को इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने सोचा, पति नहीं रहा, बच्चा भी नहीं रहा, फिर वो क्यों जिंदा है अब तक? दिन भर मेहनत मजदूरी करना और किसी तरह अपना पेट भर लेना, क्या इसी का नाम जिंदगी है? नहीं ना, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। जिस जिंदगी का कोई अर्थ ना हो, कोई मकसद ना हो, वो जिंदगी सिर्फ एक बोझ है। बहुत देर तक वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही और अंततः मौत की राह पर चल पड़ी। चलते चलते गोमती पुल के बीचों बीच जैसे वो पहुंची, अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नदी में कूद गई। पर शायद उसे मालूम नहीं था कि जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। एक मल्लाह ने उसे पुल से छलांग लगाते देख लिया और फुर्ती से नदी में तैरकर उसे बचा लिया। जब रागनी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक टूटे फूटे मकान में है। उसके सामने 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो मल्लाह जिसने उसकी जान बचाई थी, उसे देखते ही वो बिफर पड़ी। उफ, क्यों 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 बचाया तुमने मुझे? मेरा कोई नहीं है अब इस संसार में, पति भी मर गया, बेटी भी मर गई, फिर किसके लिए जिंदा हूं मैं? क्या दिन भर मेहनत मजदूरी कर किसी तरह से पेट में 2 रोटी डाल लेने का नाम ही जिंदगी है? नहीं, हरगिज नहीं। पर जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी तो होती है। जिंदगी का अर्थ सिर्फ अपना पेट पालना नहीं, किसी और के अंधेरे जीवन में रोशनी लाना भी तो है। जरा इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखो, इनकी मां नहीं है। अगर तुम इन्हें अपना मानो तो जिंदगी का एक और मकसद भी है तुम्हारे पास। इन्हें मां का प्यार देना, इन्हें शिक्षित करना, इन्हें इस योग बनाना कि ये भी समाज में सर उठाकर जी सके। लेकिन अगर तुम इन्हें पराया समझोगी तो ऐसे लोगों के लिए इस जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। समाज पर बोझ ही हैं इस तरह के स्वार्थी लोग। अब फैसला तुम पर ही छोड़ता हूं, क्या तुम्हें जिंदगी चाहिए, इन बच्चों की खुशियां चाहिए या मौत? पर कोई फैसला लेने से पहले यह ना भूलना कि खुदा ने हर किसी को जिंदगी किसी न किसी मकसद से ही दी है, और उस मकसद को पूरा किए बिना जिंदगी से भागना और मौत को गले लगाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा वहां मरने के बाद भी भुगतना पड़ती है। और वो सजा शायद सजा से भी कई ज्यादा कठोर होगी। रागनी ने कुछ सोचते हुए जब उन बच्चों को देखा तो उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। ये देख रागनी का वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा और उसने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और बोली,
आज सचमुच ऐसा लगता है जैसे मुझे भी जीने का मकसद मिल गया। मेरी बेटी नहीं रही तो क्या, आज मेरे पास 2 बेटे हैं। मैं इनके लिए जीऊंगी, जरूर जीऊंगी। मल्ला ने जब रागिनी को अपने दोनों बेटों को सीने से लगाते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? रागिनी ने उत्तर दिया, बहुत प्यारा नाम है। अब मैं जाता हूं तुम सबके लिए कुछ भोजन पानी का प्रबंध करने, पर मेरी एक बात को हमेशा याद रखना बहन, मरने वाला गलत हो सकता है पर किसी की जान को बचाने वाला कभी गलत नहीं होता। मल्ला के जाने के बाद रागिनी ने बच्चों से पूछा, बेटे तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम रामू और छोटू का नाम शामू है, बड़े भाई ने रामू ने बताया। और तुम्हारे बापू का नाम? बापू का नाम कन्हैया है, वो नाव चलाते हैं। और बेटे तुम दोनों स्कूल जाते हो या नहीं? हाँ जाते हैं ना, मैं कक्षा 5वीं में, ये कक्षा 3 में पढ़ता है। हमारे स्कूल यही पास में है, वहां पढ़ाई के साथ साथ भोजन भी मुफ्त में मिलता है। रामू ने अपना पूरा परिचय देने के बाद रागिनी से पूछा, मां आप हमारे साथ रहोगी ना, हमें छोड़कर कहीं जाओगी नहीं ना? नहीं बेटे, मैं तुम दोनों को कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरी अच्छी मां। ऐसा कहते हुए रामू और शामू दोनों ही अपनी नई मां के कंधों पर झूल पड़े। इतने में मल्ला भी खाने की सामग्री लेकर आ गया। वह आलू के पराठे, अचार और चटनी लाया था और साथ में 1 पैकेट दूध भी। सबने मिलकर पहले पराठा खाया, फिर रागिनी ने सबके लिए चाय बनाई। आज बहुत दिनों बाद उसने भर पेट अपनी पसंद के आलू पराठे खाए थे और चाय भी बढ़िया वाली पी थी। बहन मल्ला ने रागिनी से कहा, रामू और शामू मेरे लाडले बेटे हैं, इनकी माँ पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में चल बसी। बहन बहुत देर तक वो सड़क पर तड़पती रही। मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती कर उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए झटपटा रहा, पर तमाशा ही देखते रहे। कुछ लोगों ने दुर्घटना का पूरा वीडियो भी बनाया, पर मदद किसी ने नहीं की। कई गाड़ियां उधर से गुजरी, पर किसी ने भी उसे नहीं रोका। पुलिस को किसी भले मानस ने फोन लगाया, पर वो भी आधे घंटे बाद पहुंची। फिर जैसे तैसे मेरी पत्नी को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया, पर इलाज के दौरान ही उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर 10 मिनट पहले भी वो आई होती तो उनकी जान बच सकती थी। उफ, कितना दर्द हुआ था मुझे उस समय जब डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 10 मिनट पहले भी अगर आ जाती तो वो बच सकती थी। जबकि पूरे 40 मिनट तक मैं सबसे प्रार्थना करता रहा कि भैया बाबू कोई तो इस गरीब की मदद करो, पर किसी ने उस कठिन समय मेरी मदद नहीं की। रागिनी ने कन्हैया की ये दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसकी आंखें भी सजल हो गईं और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। बहन जो बदा था तकदीर में, वो तो होना ही था, पर ये जो 2 बच्चे बिन मां के हो गए, इनको अकेले पालना बहुत कठिन था। फिर भी जितना कुछ हो सकता था मेरे से मैंने इनके लिए किया। अब तो बस यही एक तमन्ना है कि किसी तरह से इनकी भी नैया पार लग जाए और पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी इन्हें मिल जाए। आपकी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी भाई, मैं इन्हें पढ़ाऊंगी और डॉक्टर इंजीनियर भी इन्हें बनाऊंगी, मेरा वादा है ये, और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं सब करूंगी। रागिनी ने ये बात पूरी आत्मविश्वास के साथ कही। दूसरे दिन रागिनी बच्चों के साथ स्कूल गई तो देखा कुछ ज्यादा उम्र के लोग भी वहां पढ़ाई कर रहे थे। पूछने पर पता लगा कि वहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब माँ बाप को भी एक सर पढ़ाने आते हैं और उनको हाई स्कूल इंटर बीए भी कराते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। रागिनी की तो मानो सारी मुरादें पूरी हो गई हो। उसने तुरंत सर जी से बात की। सर जी ने कहा कि वो पहले उनका टेस्ट लेंगे। रागिनी ने उसी समय टेस्ट दे दिया और पास भी हो गई। अब क्या था, दूसरे दिन से ही रामू और शामू के साथ वो खुद भी पढ़ाई करने लगी। क्योंकि उसने कन्हैया से उसके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात कही थी, तब उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर उसने ठान लिया तो अपने इस वादे को वो जरूर पूरा करेगी। रागिनी बहुत मेहनत से पढ़ती, उसके सर जितना भी काम उसे देते वो उससे कई ज्यादा काम करती। नतीजा यह हुआ कि वो बहुत ही शीघ्र उसने हाई स्कूल की पूरी तैयारी अच्छे से कर ली। तब सर जी ने उसका हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया। इसी बीच वहीं पर 5 में से एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ी। चूंकि स्कूल छोटा था इसलिए प्रबंधक ज्यादा वेतन दे सकने में असमर्थ थे। रागिनी ने वहां बात की, पर वो तो हाई स्कूल भी पास नहीं थी, इसलिए प्रबंधक ने उसे नौकरी पर रखने से साफ मना कर दिया। इत्तेफाक से टीचर के टेस्ट हेतु
पेपर भी वही मेज पर रखा था। 2-3 लोग कम वेतन में भी काम करने को राजी थे। प्रबंधक ने उन सभी को एक एक पेपर दे दिया। रागिनी ने प्रबंधक महोदय से विनती की कि उसका भी टेस्ट ले ले, भले ही नौकरी पर न रखें। इसमें भला प्रबंधक को क्या आपत्ति हो सकती थी। उसे भी पेपर देने की अनुमति मिल गई। पेपर उसका बहुत ही अच्छा हुआ, फिर भी वो बहुत निराश थी। 2 दिन बाद ही स्कूल से एक चपरासी उसके घर आया और बोला कि स्कूल प्रबंधक महोदय ने आपको बुलाया है। वो भागी भागी स्कूल गई तो मालूम हुआ कि उसे बच्चों को पढ़ाने हेतु रख लिया गया है। प्रबंधक महोदय ने उसे कहा कि यद्यपि हमें कम से कम इंटर पास टीचर चाहिए था, पर तुम्हारे साथ जिन 3 लोगों ने टेस्ट दिया था उनके 100 में से क्रमश 30, 35 और 48 नंबर ही आए हैं, जबकि तुम्हारे 100 में से 89 नंबर है। इसलिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता न होने के बाद भी मैनेजमेंट कमेटी ने तुम्हारा सिलेक्शन किया है। तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाऊंगी और बेहतर परीक्षा परिणाम दूंगी। अब रागिनी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाने लगी। इससे उसे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलने लगी और घर की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आ गया। दिन बीतते गए, उसकी हाई स्कूल की परीक्षा संपन्न हो गई। सभी पेपर अच्छे हुए और जब परिणाम आया तो उसके यहां उसे बधाई देने वालों की भीड़ लग गई, कारण उसने पूरे जनपद में टॉप किया था। इसके बाद फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो निरंतर ही मेहनत और लगन से आगे बढ़ती रही। रामू और श्यामू का भी उसने सरकारी स्कूल से कटवाकर अपने स्कूल में ही लिखवा दिया था। हाई स्कूल के बाद इंटर और बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। श्यामू भी हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास हो गया। उधर बीए के बाद एमए भी जब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया तो एक डिग्री कॉलेज में उच्च वेतन पर उसकी नियुक्ति हो गई। उधर श्यामू अपनी इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर CPMT में सिलेक्ट हो गया। एक मजबूर लड़की जो जिंदगी से निराश होकर आत्महत्या के इरादे से गोमती में कूद गई थी, आज एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी। कन्हैया, जिसके 2 बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आज उनमें से डॉक्टर बन चुका था और दूसरा IIT में सिलेक्ट होकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। कन्हैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने रागिनी से कहा, बहन, मुझे नहीं पता देवी देवता ईश्वर कैसे कहते हैं। तुम्हारे आने से पहले किसको मैं पूजा नहीं करता था। कौन सा दर है जहां मैंने माथा नहीं टेका, पर क्या मिला? पत्नी की मौत और मासूम बच्चों की आंखों में आंसू। बहन, सच तो यह है कि मेरे लिए तो तुम ही हो इस घर की लक्ष्मी, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही साक्षात ईश्वर हो। तब रागिनी ने कन्हैया चरण स्पर्श करते हुए कहा, भैया, अगर आप ना होते तो मैं जिंदा कहां होती? मेरी शक्ति और मेरी ताकत आप ही तो हो। हमने तो सिर्फ बच्चों को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है, वो भी आपके आशीर्वाद से, जबकि आपकी नैया तो इस संसार से तारने वाली है। जो साक्षात दर्शन कराने वाली है एक दिन उस परम पिता परमेश्वर से। ये थी कहानी जो आपने पढ़ी, जिसका नाम था जिंदगी का मकसद। काफी अच्छी कहानी है, काफी इंस्पिरेशनल कहानी है, जिसे लिखा है विजयकांत वर्मा ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ये कहानी शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं अपने चाहने वालों से। कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।